अस्सलाम वालेकुम जी। सुप्रीम कोर्ट से एक नई वीडियो के साथ कमर मेकर आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मेरे साथ जो 4 लोग मौजूद हैं, सबसे पहले मेरे इस तरफ सईद बलोच साहब खड़े हैं, मेरे साथ मरीम नवाज़ खान साहिबा हैं और उनके साथ बिशारत राजा साहब हैं। चौथे आप और चौथा मैं खुद हूँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज बड़े दिलचस्प जो हैं वो रिमार्क्स दिए गए। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, मेरा जो फोकस था वो सबसे ज़्यादा एक जो बात उन्होंने की है ना कि ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ डालें, मुझे वो इनकलाबी जुमला आज बहुत पसंद आया और मुझे ऐसा लगा कि शायद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अंदर इमरान ख़ान की रूह आ चुकी है। खैर, ये क्या मामला था, कौन सा केस था? हुकूमत को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने की जो तरगीब है या जो यूँ कहें कि तबलीग है वो करते हुए आज दिखाई दिए। बड़ा ही अहम और शायद ज़ाती नौयत का केस था जिसमें चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बहुत ज़्यादा आज इंटरेस्ट ले रहे थे। इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा, जस्टिस मंसूर अली शाह का फ़ैसला आया है। फ़ैसले के अंदर, हुक्मनामे के अंदर जो बातें लिखवाई गई हैं, जो हुक्मनामा है वो बड़ी अहमियत कामिल है और उसके ऊपर भी आज बात करेंगे। सबसे पहले मरीम नवाज़ साहिबा से शुरू करेंगे, लेडीज़ फ़र्स्ट, कि आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू करते हुए इनकलाबी जुमले आज बोले हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हमारे साथ नाज़रीन के साथ भी शेयर कर दें। देखिए, ये मुकदमा था मोनाल रेस्टोरेंट का बेसिकली, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून को ये हुक्म दिया था कि जो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में कायम तमाम तर रेस्टोरेंट्स हैं उनको बंद किया जाए। लेकिन फिर आखिर में हमने देखा जब तहरीरी हुक्मनामा आया तो उसमें 2 रेस्टोरेंट्स मेंशन थे, एक मोनाल और दूसरा ला मोंटेना। उसके अलावा जो बाकी ऊपर 250-300 मज़ीद कमर्शियल एंटिटीज़ हैं उनको बंद करने का हुक्म नहीं दिया गया। पर खैर, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हमने देखा कि मोनाल की बंदिश से मुतालिक आ गए उनके नोटिफिकेशंस आ गए, उनके एम्प्लॉइज़ को जो ख़त्म होने के सर्कुलर्स हैं वो भी जारी हो गए। लेकिन हमने ये भी देखा कि गुज़िश्ता रोज़ अचानक से एक दरख्वास्त आती है, उस दरख्वास्त पर नंबर भी लग जाता है, जबकि जजेस कमेटी का गुज़िश्ता रोज़ इजलास भी नहीं हुआ और आज वो दरख्वास्त अचानक से सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में पहुँच भी जाती है। और फिर उसमें चीफ जस्टिस का कंसर्न इतना है कि वो अचानक से कहते हैं कि नहीं, ना सिर्फ मोनाल के जो जजमेंट है, उन्होंने कहा कि जो चेयरपर्सन है वाइल्ड लाइफ बोर्ड की राना सईद, उनको ओहदे से हटाने के लिए, उनको ओहदे से हटाया जाना, बरतरफ करना इस बात की शनीद है कि उनकी जो जजमेंट है उस पर अमल नहीं करना चाह रही है वफाकी हुकूमत और ये उसकी कोशिश है। हालांकि दूसरी जानिब उनकी जजमेंट के ऊपर अमल दरामद हो भी चुका है। पर खैर, इस बात पे नहीं गए। बाद में पता चला तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी। हमें लगा कि शायद जो चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उनकी बरतरफी से मुतालिक कोई अलग से मुकदमा है, लेकिन वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, जो रेना सईद के वकील थे, उनसे नहीं पूछा कि कैसे जो तौहीन अदालत की ये दरख्वास्त है ये यहाँ पर उनका हक़ दावा बनता है। उल्टा एक तो उनसे पूछा नहीं गया और दूसरा ये कि उनसे ना पूछने के बजाय चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को केस के तमाम तरह हक़ाइक़ खुद ही मालूम थे। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया, फिर उन्होंने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को भी बुलाया, फिर उन्होंने सेक्रेटरी जो क्लाइमेट चेंज है उनको भी बुलाया, फिर वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर जो हैं मौसमियाती तब्दीली की रुमीना खुर्शीद आलम, वो भी आ गई। और उसके बाद बाकायदा जो अदालत सजी है आज, उसके अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने काफ़ी धुआंधार किस्म के रिमार्क्स दिए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 1.5 घंटे के अंदर चीफ जस्टिस के दाएं बाएं बैठे दोनों जजेस साहिबान ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। चीफ जस्टिस ने 1-on-1 ये पूरी प्रोसीडिंग चलाई है और इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले बुलाया जो पहले तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल और काबीना के जो सेक्रेटरी हैं उनको बुलाया, फिर अटॉर्नी जनरल खुद ही आया, उन्होंने बताया कि काबीना के जो सेक्रेटरी हैं वो कहीं मसरूफ़ हैं। चीफ जस्टिस ने कहा किसी इजलास में भी हैं तो वहाँ से भी निकाल के उनको लेके आओ, मुझे चाहिए, आज मैंने कुछ करना है इस मामले पर। उसके बाद वो आए और उनका नाम कामरान अली अफजल है। उनसे चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका क्या ताल्लुक़ है जो लुकमान अली अफजल हैं उनसे, तो बताया कामरान अली अफजल ने कि वो मेरे सगे भाई हैं। तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि आप बहुत अच्छे भाई साबित हुए हैं, काश मेरा भी कोई ऐसा भाई होता जो मुझे फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस किस्म के इक़दामात करता। और फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि आपने रीना सईद को ओहदे से हटा दिया और उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो एक पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर को अदालत के अंदर लेकर आई। और फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि आपने उनको सिर्फ इस जुर्म की पादाश में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहीं अमल ना करना पड़े, आपने अपने भाई को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रीना सईद को
हटाया। यहाँ पर एक सवाल पूछ लूँ मरियम नवाज से, आपकी इजाज़त हो तो? ज़बरदस्ती की एंट्री है वैसे। जुल्करनैन इकबाल साहब, ये तीसरा वाक़या है जब कोई ज़बरदस्ती बेंच में शामिल हुआ। वो इससे पहले एक जज साहब हुए थे, एक दफ़ा सदीक जान मेरे बेंच में शामिल हुए थे, तीसरी दफ़ा मैं हो रहा हूँ। जज साहब कौन है? मरियम उनका जिक्र कर चुकी हैं अभी। अच्छा, वो सवाल ये है, ये जिन्होंने ख़त लिखा था कि यार मैं कराची से नहीं जा रहा, शायद फुल कोर्ट बनाना पड़ जाए। अच्छा, वो सवाल ये है मरियम आपसे, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई है, विच लाइन ऑफ द ऑर्डर वाज वायलेटेड? कोई कागज़ का टुकड़ा दिखा दे। देखिए, कागज़ के टुकड़े की अच्छा, बात एक तब और होती सवाल साथ ही, एक दूसरा सवाल भी, अदालत दो सूरतों में होती हाँ, है, ऐड या कर लें। ऑर्डर पे अमल दरामद ना करते जी। नहीं कर रहे होते, या ऑर्डर की किसी चीज बात की लिखी गई चीज की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा क्या ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि आप रायना सईद या किसी भी वाइल्ड लाइफ बोर्ड के ओहदेदार को ओहदे से नहीं हटाएंगे, या आप वाइल्ड लाइफ की बोर्ड की मैनेजमेंट जो है वो एक वजारत से दूसरी वजारत में नहीं कर सकते? आज की अदालती कार्रवाई कोई की कागज़ का एक टुकड़ा दिखा दें, आपसे सवाल लाइन की तकरीर में तशरीह ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 11 जून का ऑर्डर था, उसके अंदर कहीं साइलेंटली उसकी तशरीह ये थी कि रायना सईद को ओहदे से कभी भी नहीं हटाया जाएगा, वो सारी जिंदगी के लिए चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ एक सवाल, अच्छा जी, एक सवाल, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अच्छा जी, एक मिनट जी, मैं माइक नहीं दे सकता, काजी फायजी साहब ना बने ना बारी बारी। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये इतनी ताकतवर शख्सियत कौन है जिन्होंने दरख्वास्त दायर की, डायरी नंबर लगा, कोई जजेस कमेटी का इजलास नहीं हुआ, कोई सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट भी जारी कर दी, और आज ही केस काजी साहब के पास फिक्स हो गया? ये कौन खातून है? वो खातून कौन इतनी ताकतवर खातून है जिनका केस ऐसे आया और ऐसे फिक्स हुआ, वो एक खातून ऐसे फैसला सहाफ़ी हुआ? होती थी। देखिए, आपने अगर इस बारे में पूछना है ना, तो आप सिर्फ ये चेक करें कि वो खातून इस्लामाबाद के एक ग्राउंड में किस ताकतवर शख्सियत की अहलिया के साथ वाक करती पाई जाती नाम है। लेने में क्या हर्ज है? यार मैं नाम नहीं लेता। नहीं राजा साहब, देखें कुछ चीजें सस्पेंस रहनी चाहिए। चले, कौन है राजा साहब आप बताएं कौन है? अगर आप नाम ले सकते हैं तो बेशक नाम लीजिए। ग्राउंड में चले जाए ना, ये पीछे जो कुसार ग्राउंड है, देखिए, ये आप वहाँ पे चले जाए, आपको वो खातून नजर आ जाएंगी, क्योंकि ये दरखास्त आना, उस पर ना एतराज़ात लगे, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास आई और उसके ऊपर उसी वक्त नंबर लग गया, अगले दिन मुकर्रर हो गई। खातून को टारगेट ना करें, बात सिर्फ इतनी है कि नेशनल पार्क का मामला था, मौलियात का मामला था। स्कैंडलाइज ना करें मैं वो लोग कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, वैसे मेरी जरूरत नहीं है। जुल्करनैन वो साहब, आप लोग वैसे ये कह रहे हैं कि वो स्कैंडलाइज तो नहीं, खातून लेकिन बेगम बड़ी सरीना ताकतवर की दोस्त शख्सियत है। लगती हैं इस मामले में। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ऐसा आपको बोलना था। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं जी, मैं नहीं कह रहा। ये सुबह से ज़बान ज़दे आम बात है। क्या बात? कि वो खातून बेगम सरीना ईसा की दोस्त है, काजी फायजी से अहलियत की दोस्त है। मैंने अपने तौर पर भी कुछ ये लोग कह रहे हैं, वजारत मौसमियाती तब्दीली के कुछ रिपोर्टर्स हैं, मैंने उनसे भी चेक किया है, तो उनका भी ये कहना है कि एक तो जो चिड़ियाघर के पास कोई ग्राउंड है, वहाँ पर भी इन्हें इकट्ठे वाक करते हुए देखा गया है। अच्छा, इसके अलावा ट्रेल 5 पर भी बताया जा रहा है कि इस तरह की कोई मुलाकात हुई है। अब ये लोग कह रहे जो हैं ना। क्राइम, जो मौसमियाती तब्दीली कवर करने वाले हैं ना, दोस्त हजरात, साफ़ी हजरात, उनकी जानिब से ये इन्फॉर्मेशन मिली देखिए, है। इकट्ठे वॉक करने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि उनकी वजह से ये लिटिगेशन है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देखने वाली और काबिल गौर है, अगर हम सिर्फ अदालती प्रोसीडिंग्स की हद तक ही रहें। नंबर 1, कंटेम्प्ट एक ऐसे शख्स ने फाइल की है जो मरकजी केस में फरीक नहीं था। नंबर 2, हम कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, छोड़ देते हैं बाकी लिंकेजेस को। नंबर 2, आपने यहाँ पर दरख्वास्त आई तो आपने जो दरख्वास्त, कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दायर करने वाला फरीक है, उससे आप नहीं पूछ रहे आपका हक दावा नंबर 1 क्या बनता है, नंबर 2 आपका इंटरेस्ट क्या है, नंबर 3 आप बताइए कि कैसे आपके ऑर्डर की ये जो वायलेशन है वो हुई, नंबर 4 आप बताइए कि ये जो आप पूरी की पूरी कथा हमारे सामने रख रही हैं कि आपको इस वजह से हटाया गया क्योंकि लुकमान अली अफसर जो कि मुनाल के मालिक हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाना मकसूद था। कामरान अली अफसर का जो कि सेक्रेटरी काबीना है, उन्होंने कोई समरी मूव नहीं की रेना सईद को हटाने की, ना ही उन्होंने कोई समरी मूव की इंटीरियर को वाइल्ड लाइफ बोर्ड सपुर्द करने की। तो फिर यहाँ पर आपका जो पूरी की पूरी थ्योरी है या कॉन्स्पिरेसी आप क्रिएट करें, उस पर यकीन कैसे किया जाए? अच्छा, इन बुनियादी पॉइंट्स नहीं, मरियम ने एक और बात की ना, मरियम ने एक और यहाँ बात की कि वो मरकजी उस केस में फ्रीक नहीं थे। तो यार उस केस में अगर वो फ्रीक नहीं थे तो उन्होंने वो केस सुन लिया। मकसद क्या था तो वैसे? फिर ये मखसूस नशिस्तों वाला ये क्यों फड्डा पड़ा हुआ है कि वो उसमें फ्रीक नहीं थे जी, उसको फैसला क्यों देखिए, दिया आज गया तो उसके चीफ हक जस्टिस में? कादी फरीदी अब से खुद उन्होंने केस सुना है ना इस मुकदमे में। आज चीफ जस्टिस कादी फरीदी ने बड़े अहम पॉइंट्स रेज किया। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो हमारी मोनाल रेस्टोरेंट से मुतालिक तफसीली वजूहात नहीं आई, तो ऑर्डर पर अभी तक अमल नहीं हुआ, तो तौहीन कैसे आपने कर दी, हमारे ऑर्डर पर करने की कोशिश कैसे की, अमल क्यों नहीं किया। सेकेंडली उन्होंने आज ये बात भी कर दी कि जो केस चल रहा था
तो उसमें उन्होंने बजाय इधर से फ्रीकैन के मांगने के कोई भी चीज़ उन्होंने नोटिस भी कर दी, उधर से बुलवा भी लिए। आज अभी ऑर्डर लिखवाने के बावजूद भी जो मरकज़ी केस में आपके फरीक है जिन्होंने ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट करना है, मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक या बाकी लोग, उनमें से किसी को नोटिस नहीं किया, कुछ भी नहीं। और माशाल्लाह से चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा अपनी आदत और प्रैक्टिस के बरखिलाफ आज बाकायदा मुकदमे की पूरी तैयारी करके आए हुए थे। किसी वकील को, किसी फरीक को इतना अच्छा नहीं पता जितना अच्छा उनको मालूम। मरियम के सवालात ने किसी हद तक हमारी इस थ्योरी को खुद ही वेरीफाई कर दिया है कि बाकी दो जज साहबान वो चुपचाप बैठे रहे, जिस तरह राजे साहब कहते हैं दस्तखती जज बने रहे, और काजी साहब को पूरे केस की तैयारी थी, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास थी। ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको याद करवा दूं कि गालबन मई के महीने में इस्लामाबाद के F9 पार्क में एक फ्लाइंग क्लब था, दरख्तों का केस, और दरख्तों का केस वो जनवरी में था जब सहाफ़ियों को बाकायदा FIA की जानिब से नोटिस आ रहे थे, वो जनवरी था। और वो तब उस मामले से, मुद्दे से तवज्जो हटाने के लिए कि मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ किसी खुद नोटिस में, उन्होंने नोटिस ले लिया था और वो बाकायदा एक व्लॉग की वीडियो से लिया गया था, और उसके बाद उसमें कुछ नहीं निकला। वो वीडियो जाकर F9 पार्क में की गई थी, और उस वीडियो में एक मोअज़्ज़ज़ जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको हिट भी किया गया था, उन पर तनकीद भी की गई थी। तो ये देखें, ये दूसरा मामला है। एक पहले वीलॉग पे हुआ और दूसरी इस तरह की एक दरख्वास्त आती है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब फैज़ हमीद साहब के खिलाफ टॉप सिटी केस में दरख्वास्त आई थी, वो 3 नवंबर को फाइल हुई, 5 को उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और 8 नवंबर को उसके ऊपर समाअत भी हो गई थी। और वो भी उस जो इंसानी हकूक़ सेल है उसमें वो दरख्वास्त दायर हुई थी, जिसको काजी साहब खुद ही गैर आइनी, गैर कानूनी और सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक नया सिस्टम करार देते रहे हैं। उसी इंसानी हकूक़ सेल में दरख्वास्त आई, कोई एतराज़ नहीं लगा, वो बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला नहीं था, वाली बात इनफरादी दरख्वास्त थी, इनफरादी दरख्वास्त थी जिसको मेरा आप चारों से ये सवाल पर थोड़ा डिस्क्राइब कर दे यार उस बात। जब सेक्रेटरी मौलियात पेश हुए ना, उन्हें कहा गया कि जी आपने समरी क्यों मूव की थी राना सईद को हटाने की, अचानक आपको क्या ख्याल आया? कोई थॉट प्रोसेस होगा या आपने अचानक ही कह दिया, या आपको किसके कहने पे किया, या आपको आपकी बेगम ने कहा? आज फिर बेगम का जिक्र, ये जो तस्दीक की गई है ना, एक और तस्दीक, बेगम वाली बात तो चले फिर भी ज़रा किसी दायरे में होगी। सेक्रेटरी खड़े हुए हैं मौसमियाती तब्दीली के सामने और वो पहले ही बता रहे हैं कि सर मैं किसी की इंस्ट्रक्शंस नहीं मानता हूँ, मैं इसी वजह से 22 ग्रेड का ऑफिसर होने के बावजूद अक्सर OSD रहता हूँ क्योंकि मैं किसी के अहकामात नहीं लेता। उनको चीफ जस्टिस कहते हैं कि आप मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोच रहे, आप दोनों मुल्क दुश्मन हैं, कामरान अली अफजल और एजाज डार जो हैं, आप दोनों मुल्क दुश्मन हैं। और फिर बार बार रिपीट किया कि मैं इनको किसी वजह से मुल्क दुश्मन कह रहा हूँ, इनको मुल्क के मुस्तकबिल का ख्याल नहीं है। और फिर उन्हें कहते हैं कि आपके बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे नहीं हैं, वो उमर रसीदा 22 ग्रेड के अफसर हैं। तो काजी साहब के चेहरे पर एकदम से एक चेंज से एक्सप्रेशन आए और फिर उसी सेकंड में वो वापस चले गए और कहते हैं आप मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। मतलब आप इतने पर्सनल लेवल पे जाके अपने सामने सेक्रेटरीज को इतनी बातें सुना रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि जो ये पूरा मुल्क है ये जर्नल और ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं हमारे मुल्क। और ये काजी साहब को आज ख्याल आया जर्नल और ब्यूरोक्रेट की बात है, पर देखिए यार मेरी बात सुनो, इनकलाबी की बात करते हैं, इनकलाबी इंतजामिया तो ब्यूरोक्रेसी है यार, मेरी बात सुनो, इनकलाबी की बात करते हैं ना, आपको याद होगा गुजरावाला जलसा में वो हमारे मियां नवाज शरीफ साहब जो बड़े, उन्हें भी जाली मंसूर अलाज, मार्टिन लूथर किंग, मंडेला बनाकर पेश किया गया था। और उन्होंने भी आजकल तो वो इधर रहते हैं छांगला गली, पता नहीं नथिया गली के रहते हैं। उन्होंने भी कहा था कि जनरल बाजवा तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। वो आप भाई को इनकलाब कहाँ गया यार? इनकलाब इनके जीन्स में शामिल नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ यहाँ बैठकर कुर्सी पर बैठकर बातें करते हैं। अब प्रैक्टिकली वो दिखाए ना, करवा कर आप अमल करवा कर उस मेजर जनरल को आप बुला रहे हैं कि उस मेजर जनरल का नाम क्या है? भाई अपने हमले से पूछा क्या नाम है, उसे बुलाएं अदालत में। राजा साहब अभी कुछ दिन पहले एक जमीन का इन्होंने टुकड़ा जो है वो वक्फ किया था, उसमें भी पता चला कि वो कब्जा किया हुआ जमीन है जिस पर डिस्प्यूट हुकूमत बलूचिस्तान के साथ चल रहा है, और वो इनके जो अच्छा जी मैं यहाँ पर 1 मिनट रुके जी। ये शहीद बलोच साहब ने जो बात की है ना, नाज़रीन आपके सामने रखते हैं। काजी साहब ने 5.25 कनाल का रकबा जो है वो हुकूमत को डोनेट किया है। अच्छा वो हज़ारों से वो पता नहीं किस तरह उन्होंने, अच्छा उसके बारे में इंकशाफ ये हुआ कि वो जो उन्होंने
दे दिया है, हुकूमत को वक्फ कर दिया है, वो रकबा ऑलरेडी हुकूमत के कब्ज़े में है, एक चीज़, और दूसरा मुतनाज़ा भी है, और तीसरी उसमें अहम तरीन चीज़ ये काजी साहब ने नाम नहीं किया। आपने काजी साहब ने आर्जी तौर पे एक समझ लें कि उधार हुकूमत को दी है, उधार हुकूमत को दी है कि हुकूमत अपना इसको इस्तेमाल कर ले, और 10-20 साल बाद अगर काजी साहब या उनकी फैमिली चाहेगी तो उसके ऊपर हक दावा भी कर सकते हैं। मलकियत तब्दील करने का उसके अंदर कोई भी जिक्र नहीं है। जाती बातें ना करें, पर्सनल ना हो। अब देखिए मेरी बात सुन लें भाई, ये बताएं, मेरी बात सुन लें, अंदर लोगों के बच्चों तक पहुंच गए। इस केस में सबसे अहम बात जो है वो ये है कि वो फ्रीक नहीं थे भाई। चले उन्होंने केस सुन लिया। अच्छा जी, मौसमियाती तब्दीली से जब पूछा गया किसके कहने पे पता है, सच बोलें, सच बोलने की हिम्मत नहीं है आप में। साथ खड़ी थी मोहतरमा रुमैना खुर्शीद आलम साहिबा जी, MNA भी हैं और कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं क्लाइमेट चेंज पे। उन्होंने कहा जी ये साथ खड़ी, इन्होंने कहा था रुमैना साहिबा ने कहा मैंने नहीं कहा, मेरी ऐसी इनसे कोई बात नहीं। चीफ उसने कहा जी वो तो तब्दील कर रही हैं। फिर हुआ कामरान अली अफजल साहब के ऊपर कि जी आपने किया, आपने क्यों? उन्होंने कहा भाई मैंने नहीं किया, कोई समरी नहीं थी, ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन है, उसका डायरेक्टर था मुझे कि ये करो, मैं क्या करूँ फिर? तो आप प्राइम मिनिस्टर को आपने रोका क्यों नहीं? अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर किसी को कहे गोली मारने तो आप मार देंगे गोली। अब यहाँ काबीना, पार्लियामेंट और मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की सुप्रीमेसी वाला वो नारा कहाँ गया? चीज़ हुई, उन्होंने बाकायदा ब्यूरोक्रेट्स को मेंशन करके कहा कि आप आवाम की खिदमत के लिए या आप वज़ीर-ए-आज़म की खिदमत के लिए। तो उससे लगा शायद चीफ जस्टिस मानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म अवामी नुमाइंदे नहीं है, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म और आवाम में कोई खास फर्क नहीं है। आवाम का केस की एक और भी अहम नुकता है, और वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने आज इस हुकूमत को, जिसके ऊपर संगीन धांधली के इल्ज़ामात लग चुके हैं, उस हुकूमत को भी एक तरह से वैलिडेट कर दिया है। और मुझे लगता है कि शायद काजी साहब ने जिस तरह इस हुकूमत और इसके नुमाइंदों को एक्सेप्ट किया है, उसके बाद शायद यही वजह है कि अभी तक जो इमरान खान की आम इंतखाबात में धांधली के हवाले से कमीशन बनाने की दरख्वास्त है, वो शायद इसी वजह से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही, क्योंकि काजी साहब ये समझते हैं कि इस वक्त जो असम्बली मौजूद है वो आवाम के वोटों से वजूद में आई है, आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, और इन मुंतखब नुमाइंदों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की इंक्वायरी करना भी शायद आइन और कानून की हदूद से बाहर निकलने के मुतरादिफ है। और एक चीफ जस्टिस का इस तरह की मेरे ख्याल में बात करना, और ख़ास तौर पर एक ऐसे मौके पे करना जब एक दरख्वास्त ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़श्ता 5 से 6 माह से ज़ेर अल्तवा हो, तो ये बात शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल काजी साहब हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उम्र अयार की ज़मीन उनके पास है, उनके नज़दीक सबसे जो अच्छी चीज़ जो उनके नज़दीक जो उन्हें अच्छा लगता है ना वो ठीक होती है, जो उन्हें गलत लगता है वो कहते नहीं है। चले काजी साहब के बहुत सारे तज़ादात हैं नाजरीन, हम बता नहीं सकते कि अभी तो खैर रिकॉर्डिंग ऑन है। बहरहाल क्या कहें, काजी साहब की मर्ज़ी है, इसके ऊपर जो तनकीद है वो साफ़ी का हक है, और तनकीदी जायज़ा लेना भी जो है वो ज़रूरी है। तज़ादात के बारे में अब्दुल्ला हुसैन ने फरमाया था कि तज़ादात का बोझ उठाए इंसान ज़्यादा देर चल नहीं सकता। भाई काजी साहब 25 अक्टूबर 2024 को उनके कंधों से बोझ उतर ही जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ 77 दिन बाद। नाज़रीन, नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है, सॉरी कुछ नहीं, अच्छा, अगला जो हमारा था वो ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक फ़ैसला जो है लिखा, और वो आज फ़ैसला जारी किया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है, और फ़ैसले के अंदर बड़ी अहम चीज़ें थीं। ये ज़ुबान ज़द-ए-आम चीज़ें हो रही थी कि मंसूर अली शाह साहब का जो फ़ैसला मखसूस नशिस्तों वाला है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। आज वाला जो फ़ैसला है नेशनल बैंक के मुलाजमीन का जो केस था, उसमें जो फ़ैसला आज मंसूर अली शाह ने बताया, उसमें उन्होंने बावर कराया कि अदालती फ़ैसले के ऊपर हर हाल में अमल दरामद करना ज़रूरी होगा। ये कोई एहसान नहीं है, ये एक आइनी और कानूनी मामला है जिससे कोई भी फ़र्द या इदारा उससे बरी ज़िम्मा नहीं है, उसको हर सूरत फ़ैसलों पर अमल दरामद करना होगा। जस्ट एक मिनट सबके पास जाएंगे, देखेंगे कि वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। आप क्या कहते हैं? 1 मिनट। सही साहब, आपकी बात बड़ी लंबी है। हाँ, चलें जी, मरियम से हमने देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनिल्ला और जस्टिस मलिक शहजाद के बेंच से गुज़िश्ता रोज़ से ये पैगामात आ रहे हैं, और आज बाकायदा एक हुक्मनामे की सूरत आ गया है कि अगर आप नहीं हमारे फ़ैसलों पर अमल करेंगे तो उससे ना सिर्फ आपके पास नंबर 1 ये ऑप्शन नहीं है कि आप अदालत के फ़ैसलों पर अमल ना करें, सेकेंडली अदालती फ़ैसलों पर अमल ना करने से आवाम का जो एतमाद है अदालत का भी जिक्र किया, और फिर तौहीन अदालत की भी तनबीह की है कि हमारे पास इख्तियार है, और तौहीन अदालत के बगैर अदालत बेख्तियार होती है। तो आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट के लिए, आपको हमारे फैसले पर अमल करना होगा। आज तो चीफ साहब ने भी कह दिया कि हुक्मनामा आने के बाद आपने अमल करना होता है फैसले पर। बिल्कुल, और आज बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत की
जो तंबीह है वो कर दी गई है जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर सईद बलोच साहब? अपना यार नाम क्या है, कमर और मैं भूल गया, बंदे ज़्यादा थे ना। बात ये है चीफ जस्टिस ने इतना आगे निकल गया कि नाम ही सर, हमारा किसी से बुग्ज नहीं है, हमारा किसी के साथ नहीं है। जब काजी साहब अच्छा फैसला देते हैं हम उसकी सताइश भी करते हैं। बहरहाल काजी साहब के खिलाफ आज भी तौसीह के मामले पर भी और कल भी 19 मिनट हो गए, एक मिनट में मंसूर अली शाह साहब के फैसले। जी, जुल्करनैन ने जो बात की ना काजी साहब के खिलाफ, उनकी तौसीह के हवाले से, जुडिशल पैकेज के हवाले से सबसे पहली आवाज़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार और उनकी मदर जो बार है, जी उनकी मदर बार वहाँ से उठी थी। बाकी जो बार्स हैं, एसोसिएशन है, उन्होंने तो बाद में इसके ऊपर एलामिये जारी किए हैं। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मेरे ख्याल में गुज़श्ता रोज़ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को एक वाज़ेह पैगाम पहुँचाया था जब उन्होंने सेक्रेटरी ख़जाना को बुलाया था। सेक्रेटरी ख़जाना इमदाद अली बोसाल साहब, शहबाज शरीफ, इमदादुल्ला बोसाल, दो जगहों पे इमदाद अली भी लिखा था और इमदादुल्ला भी लिखा था। इमदाद बोसाल कर दें, चलें जी। इमदाद बोसाल साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी ब्यूरोक्रेट समझे जाते हैं, तो उनको यहाँ बुलाकर ये पैगाम देना कि अदालती फ़ैसलों से हुक्म अदूली नहीं की जा सकती, ये दर हकीकत पैगाम शहबाज शरीफ साहब के लिए था जो पहुँचाया गया। आज वो तहरीरी शक्ल में भी आ चुका है। और ज़रा ये बता, आपको याद होगा कि कल आसिफ जरदारी साहब के हवाले से ये खबर चलवाई गई थी कि उन्होंने उस इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन ज़राए के मुताबिक अभी तक सदर मुमलिकत ने उस बिल पर दस्तखत नहीं किए। वो उनके पास मौजूद है, वो अपनी लीगल टीम के साथ मुशावरत कर रहे हैं। ज़राए ये भी कहते हैं कि अटार्नी जनरल से भी कंसल्ट किया गया और इनसे भी उस पर कानूनी और आईनी राय मांगी गई। यार वो अगर साइन हो जाते तो गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, उससे बढ़ के जो काजी साहब का अपना गजट नोटिफिकेशन की जो बात है ना, सोहेल रशीद साहब हमारे दोस्त हैं, आप सब लोग बड़े अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कल कहा है, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सदर के साइन के बाद मुमकिनात में से ये है कि इलेक्शन कमीशन और जब इसके ऊपर गजट नोटिफिकेशन जो है जुमे के आखिरी पहर में जारी किया जाए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन कोई नई गेम भी डाल सकता है और किसी कानून साजी में भी मुश्तरका सेशन बना के, जॉइंट सेशन बना के किसी कानून साजी की कोशिश भी हो सकती है। तो ये मामलात भी हैं, तो गजट नोटिफिकेशन ना होने की वजूहात ये भी हो सकती है। एक मिनट की तस्दीक कर दूँ टेक्निकल नुक्ते पे, जॉइंट सेशन से कानून साजी उस सूरत में होती है जब कोई भी बिल आईनी तरमीम, सॉरी सर, आईनी तरमीम भी, उसके लिए भी 2/3 चाहिए। सर सुन लेना पहले, 2/3 है नहीं है ना, सेनेट में नहीं है यार। टेक्निकल लीगल नुक्ता सुन लें, आईनी तरमीम हो या कोई और बिल हो, किसी भी किस्म की कानून साजी हो, जब तक किसी एक ऐवान से, चाहे वो सेनेट हो चाहे कौमी असम्बली हो, एक ऐवान से वो मुस्तरद नहीं होता तब तक वो जॉइंट सेशन में नहीं जा सकता। ये जरा आइन पढ़ लें। सदर भी वापस करे, आपको याद होगा जब सदर वापस करे तब मुश्तरका इजलास होता है। आरिफ अलवी साहब ने गुज़श्ता साल मेरे ख्याल में इलेक्शन तरमीमी बिल था या कोई और बिल था, वो वापस किया था, तो उसके बाद फिर ये जो तरमीम वाला था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदर ने वापस किया था। उसके बाद फिर 10 अप्रैल को मुश्तरका इजलास बुलाया गया था जिसमें काजी साहब भी इन्वाइटेड थे और वहाँ पर यह बिल मंजूर हुआ था। तो एक और चीज़ भी इसमें ऐड कर लूँ आपको, अगर फ़र्ज़ करें ये सारी सीटें दोबारा से इस लॉ के तहत इलेक्शन कमीशन उठा के दे देता है ना गवर्नमेंट को जी, इसके बावजूद आईनी तरमीम नहीं हो सकती। हालांकि गवर्नमेंट को 19 लोग चाहिए, ये 22-23 सीटें कौमी असम्बली में तो पूरी हो जाएंगी। सेनेट में टोटल नंबर का 2/3 नहीं है क्योंकि KPK में इलेक्शन ही नहीं हुआ। जब तक PTI और फुल स्ट्रेंथ के साथ या PTI के 10-12 बंदे टूट के गवर्नमेंट के साथ नहीं जाते सेनेट में, तब तक ये 2/3 नहीं हो सकता, टोटल नंबर ही पूरा नहीं हो रहा। वैसे गुज़श्ता दिनों एक थ्योरी ये भी चल रही थी कि ऐवान की जो मौजूदा तादाद है इसी के 2/3 के जरिए आईनी तरमीम की कोशिश की जाए, लेकिन वो उसमें रुकावटें मौजूद हैं। यार सुप्रीम कोर्ट है ना मौजूद यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर वोटिंग का लफ्ज़ नहीं लिखा अगर उसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट कहती कि मखसूस नशिस्तों के अलावा जितने मौजूद हैं उन्हीं के ऊपर आप फिर उस सूरत में कोई अदरवाइज ये चैलेंज हो जाएगा। लेकिन आप जस्टिस मंसूर साहब के आज के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तों वाले केस पर अमल दरामद होने या ना होने को जस्टिस मंसूर शाह ने जो आज वो रिटन आर्डर जारी किया, वो नेशनल बैंक के रिटायर्ड मुलाजमिन थे, उसमें उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने तौहीन अदालत की भी बात की कि तौहीन अदालत है। उन्होंने कहा, अब देखिए आपका आर्टिकल, कल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा ना जी कि जो आइन को नहीं मानता और कुरान और हदीस को नहीं मानता, पता नहीं शरीयत को नहीं मानता, हम उसे पाकिस्तानी तस्वर ही नहीं करते। तो आपका आइन का आर्टिकल 190 क्या कहता है जी? वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले
को जुडिशियल और तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है ना वो मानने की पाबंद है। ठीक है, ये आपका आइन कहता है ना, ये मैं नहीं कहता हूँ, कोई और नहीं कहता है। वो जो आज फैसला दिया है, रिटेड ऑर्डर है, उसमें ये पैगाम दिया गया वाजिया और दो टोक पैगाम दिया गया कि भाई आपको मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आप चीख करो या मरीक करो, वो उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। जी, रोएं, पिटें, चीखें, जो मर्जी करें, फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। और फिर एक दफ़ा और कि शाहजी के आगे जो चढ़ेगा ना वो हमेशा याद रखेगा। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त शाहजी का फ़ैसला मान लें और उस पर अमल दरामद करें तो यही हुकूमत और इलेक्शन कमीशन और सब के लिए यही बेहतर होगा। क्योंकि जो तौहीन अदालत की एक किस्म की धमकी तो नहीं, हम तंबी ज़रूर लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, जो आज दी गई है वो बग़ैर वजह के नहीं दी गई। और जो इबहाम चल रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब क्या फ़ैसले पर अमल दरामद करवा पाएंगे नहीं, तो आज उन्होंने ये मैसेज वाज़े तौर पर दे दिया है कि फ़ैसले पर अमल दरामद जो है वो ज़रूर करना पड़ेगा। नाज़रीन, लंबी बहुत ज़्यादा होगी ये वीडियो, काफ़ी सारे दोस्त आ गए, कुछ हल्ला गुल्ला भी हो गया। बहरहाल जो मालूमात थी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। अपनी दुआओं में याद रखिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।